लगातार सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं और लगातार सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। जो भी सवाल पूछने हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर सवाल भेजिए, अगले वीडियो में उसके जवाब दिए जाएंगे। अब सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से सवालों के जवाब दिए जाएंगे। सबसे पहला सवाल है चंद्रकांत नागांवकर, धारा 144 हर जिले में एक साल में कितनी बार लगाने का प्रावधान है? अगर यह धारा साल में बार बार लगाया जाता है तो क्या ये मान लेना चाहिए कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी योग्य काम नहीं कर रहे हैं? कृपया मार्गदर्शन करिए। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया 144 की जो धारा है उसको बार बार लागू नहीं किया जा सकता। बार बार लागू करना असंवैधानिक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया है। इसलिए यदि कोई बार बार 144 लगाकर आप लोगों के मौलिक अधिकार को रोकने की कोशिश कर रहा है, उसकी कंप्लेंट की जा सकती है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस उनके खिलाफ में दायर किया जा सकता है। आगे चलकर सब संगठन को इसके बारे में कोऑर्डिनेशन करना जरूरी होगा। विजय जाधव, कर्नाटक में बंजारा, भावी, कोरमा और कोरचा कास्ट को एससी में से निकालने के लिए एससी कमीशन कर्नाटक सरकार का राय पूछा है। क्या निकालने का प्रावधान है संविधान के अनुसार? विजय जाधव, कर्नाटक के बंजारा, भावी, कोरमा, कोरचा कास्ट को एससी में से निकालने के लिए एससी कमीशन कर्नाटक सरकार को पूछा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एससी कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट का है या राज्य सरकार का है? कौन से कमीशन ने ये राज्य सरकार को अपनी राय पूछी है, ये जानना, ये समझना जरूरी है। दूसरी बात, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के कमीशन ने ये पूछा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी के लोग हैं और स्टेट गवर्नमेंट में भी बीजेपी के लोग हैं। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के कमीशन ने पूछा है राज्य सरकार की राय निकालने के लिए तो सबसे पहले एससी कमीशन को इस तरह से निकालने के बारे में किसी प्रकार का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। मगर एससी कमीशन में जो कमीशन का चेयरमैन है, कमीशन का वाइस चेयरमैन है, कमीशन के सदस्य है, लगभग 5 सदस्य शायद होते हैं टोटल, ये सारे के सारे नॉमिनेटेड होते हैं और ये नॉमिनेट किए जाते हैं बीजेपी आरएसएस के द्वारा। और बीजेपी और आरएसएस के लोग उनको जो कहते हैं, क्योंकि वो सामने नहीं आते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं और वो चाहते हैं कि कर्नाटक के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनका और बंजारा, भावी, कोरमा और कोरचा कास्ट का आपस में इत्तेहाद ना हो, आपस में एकता ना हो और ये लोग आपस में झगड़ा फसाद करते रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के कमीशन ने, एससी कमीशन ने ऐसी राय पूछी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कमीशन में चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, सदस्य है, वो बीजेपी आरएसएस के द्वारा नॉमिनेटेड है और बीजेपी आरएसएस ने उनको ऐसा करने के लिए कहा, वो कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी सामने नहीं आ रही है। आरएसएस और बीजेपी सामने क्यों नहीं आ रही है?
क्योंकि आरएसएस और बीजेपी अगर सामने आती है तो बंजारा, कोरमा और कोरचा कास्ट के लोग बीजेपी और आरएसएस के विरोध में हो जाएंगे। इसलिए आरएसएस बीजेपी के लोगों ने क्या किया, ये एससी कमीशन के द्वारा कर्नाटक गवर्नमेंट की राय पूछी है। कर्नाटक गवर्नमेंट बीजेपी की है और बीजेपी के लोग अपने हिसाब से, अपने राजनीतिक मकसद के हिसाब से, जैसे वो बंजारा, कोरमा और कोरचा कास्ट और शेड्यूल कास्ट के दूसरे लोग हैं, उनके बीच में आपस में झगड़ा लगाना चाहते हैं। झगड़ा लगाने के लिए वो झगड़ा लगाने के मकसद से राय दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये बात होगा। या दूसरा एक काम वो कर सकते हैं, सरकार बीजेपी की है तो शेड्यूल कास्ट के लोगों के विरोध में बंजारा, कोरमा और कोरचा कास्ट के लोगों को इसके विरोध में आंदोलन करने के लिए बोल सकते हैं, ताकि एससी के जो लोग बंजारा नहीं है, कोरमा नहीं है, कोरचा नहीं है, उन और दोनों के बीच में आपस में झगड़ा लगाया जा सके। इसलिए बंजारा भावी, कोरमा और कोरचा कास्ट के लोग और शेड्यूल कास्ट के लोग इस राजनीति को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि वो आपस में आपको लड़ाने के लिए, भिड़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसलिए इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। दोनों के लोगों को आपस में बिठाकर, समझाकर, और दोनों लोग मिलजुल कर इसके विरोध में आंदोलन कर सकते हैं। अगर आपस में झगड़ा फसाद वो करते रहे तो उनका मकसद पूरा होगा, आपस में आपको लगाने का, झगड़ा लगाने का। तो इससे आपको सावधान रहना चाहिए। इसमें हम आपकी हर तरह की, हर संभावना, हर मदद, आपको संभावित मदद करने के लिए तैयार है। रामकरण जूलिया, अगर धर्म परिवर्तन कर लिया जा सकता है तो क्या पहले से चिन्हित उसके डॉक्यूमेंट में जाति और धर्म का विवरण अमान्य होगा, या फिर उसको किस प्रकार से बदलने की प्रक्रिया है, जैसे हिंदू से बौद्ध? आप मार्गदर्शन करें। मान लो एक तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लोग धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, जैन बनना चाहते हैं, बुद्धिस्ट बनना चाहते हैं, मुस्लिम बनना चाहते हैं, क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, लिंगायत बनना चाहते हैं, या सिख बनना चाहते हैं, किसी भी धर्म में धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, तो जिस धर्म को वो स्वीकार करना चाहते हैं उस धर्म की जो स्वीकार करने की धार्मिक परंपरा है उसके अनुसार उसकी क्रिया पूरी करनी होगी। और वो क्रिया पूरी करने के बाद में कानून में जैसा लिखा हुआ है वैसा उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा और सरकार को लिखित रूप से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपके नाम को उस धर्म के लिस्ट में जोड़ा जा सकता है। अमोल बोराडे, सर मेरे दोस्त को मैंने बोला कि माइकल बामशाद वैज्ञानिक ने डीएनए के आधार पर साबित किया कि ब्राह्मण यूरेशियन है, तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि 85 करोड़ लोगों का डीएनए उसने कैसे चेक किया, मेरे घर तो नहीं आया हमारा डीएनए चेक करने, तो उसको कैसे समझाया जाए? बोर्डे जी, अगर उंगली आग में डालने के बाद उंगली जलती है, अगर ऐसा किसी का अनुभव है तो दूसरे आदमी को आग में उंगली डाल के अनुभव लेने की जरूरत नहीं है, दूसरे के अनुभव से यह सीखा जा सकता है। डीएनए एक रिसर्च है। आपका जो दोस्त है, हो सकता है आप दोस्त के नाम पर अपना ही खुद का सवाल पूछ रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका के आइंस्टाइन ने यदि कोई विज्ञान में रिसर्च किया और उसके लिए सैंपल का उपयोग किया
तो सैंपल के आधार पर वो रिसर्च किया हुआ है। इसलिए अगर किसी इंडिविजुअल को इसके बारे में कोई डाउट है तो वो अपने पैसे से जिस तरह से डायबिटिक का मेडिकल टेस्ट करता है उसी तरह से वो उसका टेस्ट करके अपना डीएनए रिपोर्ट बना सकता है और डीएनए के अनुसार वो भारतीय है या विदेशी है वो डिसाइड कर सकता है। दूसरी बात। तीसरी बात, आपका जो दोस्त है वो ब्राह्मण है क्या? आपका जो दोस्त है वो ब्राह्मण है क्या? और ब्राह्मण ने आपको पूछा है क्या कि मेरा डीएनए तो मेरे घर में तो नहीं आया था? वो अगर ऐसा कह रहा है तो आपके जैसे भोले लोगों को केवल गुमराह करने का काम कर रहा है। अगर उसको डाउट है, अगर ब्राह्मण है तो वो खुद ही अपना डीएनए टेस्ट कर सकता है। यदि वो ब्राह्मण नहीं है, एससी एसटी ओबीसी का आदमी है, तो हम डीएनए के अनुसार उसको मूल निवासी कह रहे हैं भारत का। क्या उसको एतराज है कि वो मूल निवासी नहीं है? और अगर वो उसको एतराज है मूल निवासी नहीं है तो घोषित कर ले अपने आप को विदेशी है, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर वो अपने पिछवाड़े पे लात मार के किसी दूसरे देश में जाना चाहता है तो वो इस तरह के घोषित कर ले ताकि उसको पता चले। तो सवाल एक ही है, मगर कई दृष्टि से विश्लेषण करके मैं आपका जवाब दे रहा हूं। इसको समझने की कोशिश करिए। संतोष सर, हमारे समाज के लोग इस महामारी से ज्यादा भूखमरी से जूझ रहे हैं, इसके लिए क्या उपाय है? क्योंकि सरकार की मदद तो केवल टीवी तक ही सीमित रह गई है, या सरकार जानबूझकर हमारे लोगों की उपेक्षा कर रही है? सरकार टीवी में प्रोपेगेंडा कर रही है, टीवी में घोषित कर रही है। अगर सरकार ने इस तरह का कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टीवी में जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और अगर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो क्या सरकार ने कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिलाधिकारी को भेजा है? अगर सरकार ने कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिलाधिकारी को नहीं भेजा है लोगों को राशन देने का, राशन कार्ड वालों को राशन देने का, बगैर राशन कार्ड वालों को राशन देने का, गरीब और असंगठित मजदूरों को मदद करने का, अगर इस तरह का कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सरकार ने नहीं भेजा है तो सरकार खुद ही धोखाधड़ी करने का काम कर रही है। तो इसके विरोध में जल्दी ही हम लोग कोई आंदोलन शुरू करने की योजना बना रहे हैं, और अगर कहीं पर ऐसी डिफिकल्टी आ रही है तो प्रशासन के उस अधिकारी को लिखा जा सकता है या प्रशासन के उस अधिकारी पर दबाव डाल के गरीबों को मदद करने के लिए कहा जा सकता है। आप हमें लिखिए। मेघवाल लाल भंवर सर, जानकारी और समझदारी में अलग अलग कैसे है? जैसे कोई जानकार आदमी है, आग में उंगली डालने से उंगली जलती है, ये जानकारी है। आग में उंगली डालने से उंगली जलती है, जानकारी है। तो क्या इसके लिए आग में उंगली डालकर अनुभव लेने की जरूरत है? नहीं है। अगर कोई आदमी आग में उंगली डालकर अनुभव लेना चाहता है तो इसका मतलब है उसके पास जो जानकारी है वो केवल जानकारी है, उसके पास समझदारी नहीं है कि आग में उंगली डालने से जलती है। अगर उसके पास समझदारी होती तो वो इस समझदारी का उपयोग करते हुए आग में उंगली डालने का काम नहीं करेगा। नहीं करेगा तो माना जाएगा वो केवल जानकार नहीं है, समझदार भी है। अशी सिंह लॉकडाउन में दिल्ली सरकार ने एनआरसी के विरोध में बैठे हुए लोग थे, उनको घर से हिरासत में ले रही है। ऐसे में क्या करना चाहिए? हमें लिखित रूप से भेज दीजिए। वहां की उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, हम आपको मदद करेंगे। अशोक खन्ना साहब जी, जय मूल निवासी। मैंने जितने दार्शनिकों का अध्ययन किया लगभग सभी के मूलभूत सिद्धांतों में समानता है, पर मुझे ऐसा लगता है
कि सिद्धांतों को बिना कानूनी जामा के समाज में समता स्थापित नहीं की जा सकती, मार्ग प्रदर्शित करे। खन्ना जी, सभी दार्शनिक लोगों का सिद्धांत समान है, ये मानना ही गलत है। क्यों? अगर सभी दार्शनिकों का सिद्धांत एक ही जैसा है तो फिर अलग अलग दार्शनिक होने की क्या जरूरत है? तो ये आपको पहले समझने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि समाज में जो विषमता है, गैर बराबरी है, इसको समाज में स्थापित करना है तो स्थापित करने के लिए कानून बनाना जरूरी होता है। कानून इसलिए बनाना जरूरी होता है कि सरकार को कोई काम करना है तो कानूनी जामा पहनाकर किया जा सकता है। दूसरा, यदि कोई कानूनी जामा पहनाने के बाद सरकार अमल करती है और कोई विरोध करता है तो विरोध करने वालों के विरोध में कानूनी केस किया जा सकता है या रुकावट डालने वाले लोगों को रोका जा सकता है। रोकने के लिए कानून होना जरूरी होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो सामान्य रूप से समझना जरूरी है। परवेज शेख, मीडिया पर कंट्रोल करने के लिए कोई ठोस कदम उठा सकते हैं? मीडिया पर कंट्रोल करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का संवैधानिक रूप से कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 19 के तहत मीडिया को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार दिया है। वो इसका मिसयूज कर रहे हैं। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया जा सकता है यदि वो कानून का और मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। तीसरी बात, हम लोग गलत कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इसके बजाय हम लोगों को अपना मीडिया खड़ा करने का काम करना चाहिए, अपना विकल्प खड़ा करने का काम करना चाहिए। और ऐसा काम अगर हम नहीं करते हैं तो फिर हम लोग अपने विचारधारा का प्रचार करने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे, और जब तक दूसरों के ऊपर अवलंबित रहेंगे तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। राज रहांगड़े, कोरोना वायरस यदि WHO और आपके अनुसार वैश्विक महामारी है तो जिन देशों में लॉकडाउन नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान, जापान, स्वीडन, तुर्कमेनिस्तान और अन्य 18, वहां पर मृत्यु दर बहुत कम या लगभग ना के बराबर क्यों है? कृपया बताएं। मेरी जानकारी में वहां का मृत्यु दर कम है ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। पाकिस्तान में भी लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है और वहां भी 8000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज हो गए हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि रमजान के बाद अब ये मरीजों की संख्या बहुत बड़े संख्या में बढ़ने वाली है। ऋषभ विद्रोही, मैं ऋषभ वसा के वर्धा महाराष्ट्र से हूँ। अंग्रेजों ने 31 में जो जनगणना की थी उसके अनुसार ओबीसी 52% था, लेकिन ओबीसी यह टर्म संविधान में तो 1950 से आई है। तो मेरा सवाल यह है कि 31 में ओबीसी की जनगणना किस नाम से हुई थी, जबकि ओबीसी शब्द ही अस्तित्व में नहीं था? कृपया मार्गदर्शन करें। जो अंग्रेजों की सरकार थी उनके पास भी कानून थे, और 1871 का जो कानून है उसके अनुसार ये जनगणना होती थी। उस जनगणना में भी इसी तरह का प्रावधान होता था जाति आधारित गिनती का। तो जाति आधारित गिनती के आधार पर वो गिनती हुई थी, इसलिए 31 के सेंसस का डाटा आधार बनाकर ये 52% का परसेंटेज निकाला गया है। इसको समझने की जरूरत है। अनवर शेख, मैं पुणे से मौलाना अनवर जय निवासी। मेरा सवाल ये है कि आजकल एक शब्द का प्रयोग बहुत हो रहा है, सोशल डिस्टेंस। क्या ये शब्द संवैधानिक है? संविधान को मानने वालों ने इस शब्द को बोलना सही है? पहली तो ये बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला है कोरोना वायरस की बीमारी को रोकने के लिए बनाया गया है, ताकि दो लोग आपस में ज्यादा नजदीकी से संपर्क ना करें। संपर्क करने से ये बीमारी हो सकती है, बढ़ सकती है, इसका बढ़ाव हो सकता है। लाखों करोड़ों की संख्या में इस बीमारी का फैलाव हो सकता है। इसलिए
सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए ये शब्द लोगों को समझाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए लाया गया है। इसका संवैधानिक गैर संवैधानिक अर्थ निकालने का कोई मतलब नहीं है। सूरज कामले, सर क्या लॉकडाउन खत्म होने के बाद देश में इकोनॉमिकल आनी बानी लागू की जाएगी, इमरजेंसी लागू की जाएगी और SC ST और इतर फंड को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाएगा? ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं। मोहम्मद हरीस अक्रमी, EVM के सिलसिले में आपका अगला कदम क्या होगा? हमने 20 जून को भारत बंद का जो कार्यक्रम ऐलान किया है, उस कार्यक्रम में EVM का मुद्दा भी डाला गया है। मोहम्मद हरीस साहब, जो EVM है इसने मुसलमानों का वोट वैल्यू 0 कर दिया है। SC ST OBC का भी वोट वैल्यू 0 कर दिया है। 0 कर दिया का मतलब है कि हम जिसको चुनना चाहते वो चुनकर नहीं आता, जिसको चुनना नहीं चाहते हैं वही चुनकर आता है। इससे वोट वैल्यू 0 हो गया है। तो खास तौर पर मुसलमानों को सारे देश भर में संगठित होकर EVM के विरोध में जो भारत बंद का ऐलान किया गया है, NRC NPR और CAA के विरोध में, उसके साथ साथ ये भी मुद्दे डाले गए हैं, उसके साथ साथ SC ST OBC के भी मुद्दे डाले गए हैं। तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के तमाम लोगों को मिलजुल कर ये भारत बंद करने की जरूरत है और इसलिए ये भारत बंद के लिए आप लोगों को पूरी ताकत से इसके साथ जुड़ना चाहिए। ये हमारा अगला कदम है और इसके लिए तैयारी जारी है। शशिकांत बंसोड़े, सर मेरा सवाल है कि मीडिया कोरोना पेशेंट को लेकर झूठ बोल रही है। जैसे कि मैं जहां रहता हूं वहां एक कोरोना पेशेंट है, TV9 वाले 3 पेशेंट बता रहा है। इससे भारत के मीडिया को क्या फायदा होगा? ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? ऐसा वो लोगों में पैनिक या लोगों में डर पैदा करने के लिए कर रहे हैं। और ये आंकड़ा केवल ऐसा ही नहीं बता रहे TV9 वाले, वो उसको तबलीगी जमात के साथ जोड़कर भी बता रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि ये तबलीगी जमात के लोग कोरोना कैरियर है, यानी कोरोना को फैलाव कर रहे हैं, ऐसा प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। और इसके पीछे SC ST OBC के लोगों को मुसलमान विरोध में बनाया जाए और मुसलमानों का इस्तेमाल, SC ST OBC का इस्तेमाल मुसलमानों के विरोध में किया जाए और SC ST OBC को ब्राह्मणों का गुलाम बनाया जाए, ऐसा ये षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए हम आने वाले समय में जल्दी ही उसकी तैयारी लगभग फाइनल है, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने जा रहे हैं। अशोक खन्ना, जय मूल्यवासी। माननीय साहब जी, कोरोना वैश्विक संकट के पश्चात प्राथमिकता किन मुद्दों पर रहेगी? आपका सवाल स्पष्ट नहीं है। सरकार की प्राथमिकता किन मुद्दों पर रहेगी या हम संगठन चलाने वाले लोगों की प्राथमिकता किन मुद्दों पर रहेगी? इसकी कोई सवाल में स्पष्टता नहीं है। आप अपना सवाल स्पष्ट रूप से पूछिए तो आपको सही जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। सवाल कमेंट बॉक्स में ही पूछना होगा और जब आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछेंगे, अगले वीडियो में आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे।